हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एमएनएस प्रिपरेशन 2021। कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, बट आई विल ट्राई कि आज मैं 2 वीडियो अपलोड कर पाऊँ। लास्ट टाइम हमने जनरल साइंस का ही कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को उठाया था, आपके सामने हमने प्रेजेंट किया था। उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस रह गए थे। सो ये जनरल साइंस पार्ट 2 है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन, fastest distribution of some injectable material medicine with no risk of any kind can be achieved by injecting it into it। अगर हमें कोई भी जैसे इंजेक्शन डालना है, इंजेक्शन लगाना है, बट हमें उसका रिज़ल्ट फास्ट चाहिए कि वो फास्ट जल्दी जल्दी हमारे पूरे बॉडी में फैल जाए, तो उसके लिए हमें कहाँ पे उसे इंजेक्ट करना पड़ेगा। सो आंसर इज़ वेन्स। अगर हम उसे अपने नस में, वेन्स में इंजेक्ट करेंगे तो वो फास्टली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, विच इज़ अ ज़ीरोफिटिक प्लांट। सो गाइस, ज़ीरोफिटिक प्लांट्स मैंने बताया था आपको क्या होता है। एक मिनट। हाँ, सो ज़ीरोफिटिक प्लांट्स उन प्लांट्स को कहा जाता है, द प्लांट्स विच ग्रो इन द वेरी ड्राई एरिया, जैसे कि गुजरात वगैरह, राजस्थान वाले प्लेसेस पे, तो उन्हें ज़ीरोफिटिक प्लांट्स कहा जाता है। सो क्वेश्चन इज, विच इज़ अ ज़ीरोफिटिक प्लांट इन विच स्टेम इज़ मॉडिफाइड इनटू अ फ्लैट ग्रीन एंड अ सक्यूलेंट स्ट्रक्चर। तो ये क्वेश्चन मैंने आपसे लास्ट स्लाइड में, लास्ट हमारा पीपीटी जो था उसमें भी डिस्कस किया था। सो इसका आंसर है ओप्यूनशिया, जिसे हम कैक्टस कहते हैं, ओप्यूनशिया। Okay, let's move to the next question. The extra chromosomal circular DNA is called। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्टली एनसीईआरटी से। आंसर इज प्लाज्मिड्स। प्लाज्मिड्स को हम बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ करते हैं एज अ क्लोनिंग वेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डोमेस्टिक सीवेज मिक्स विथ रिवर वाटर। जब हमारे घर की गंदगी वगैरह, जब डोमेस्टिक सीवेज जो है वो रिवर वाटर में हम छोड़ देते हैं, देखा है आप लोगों ने, रिवर वाटर में चल जाता है, तो मिक्स होगा तो उससे क्या होगा। आपने एक टर्म सुना होगा, यहाँ पे वो टर्म यूज़ होगा, इट इज़ कॉल्ड BOD, दैट इज़ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। सो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड विल इंक्रीज। इसका मतलब क्या है, जितना ज़्यादा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होगा, ऑक्सीजन का डिमांड होगा, मतलब जब भी आप गंदा पानी अगर रिवर वाटर में डाल देते हैं तो उससे क्या होता है, गंदगी बढ़ जाएगी और माइक्रोबियल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी वहाँ पे। तो वहाँ पे माइक्रोब्स जो हैं ऑक्सीजन का डिमांड करने लग जाते हैं, एरोबिक माइक्रोब्स होते हैं, वो डिमांड करने लग जाते हैं ऑक्सीजन का, और वो सारा ऑक्सीजन अपने अंदर ले लेते हैं, उसे अपने लिए यूज़ कर लेते हैं। तो उसी वजह से एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं वो मरने लग जाते हैं, उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, एंड उसी के वजह से BOD, दैट इज़ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इंक्रीज़ हो जाती है। जितना ज़्यादा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है उतना ज़्यादा हमारा वाटर पोल्यूटेड होता है। सो आंसर इज द इंक्रीज्ड माइक्रोबियल एक्टिविटी यूजेज अप डिजॉल्व्ड वाटर। आई एम सॉरी गाइज, यहाँ पे वाटर नहीं आएगा, ये गलत है, बहुत गलत है, ये वाटर नहीं आएगा। आंसर विल बी डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। आप प्लीज़ इसे करेक्ट कर लीजिएगा, आई एम रियली वेरी सॉरी, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। ओके, लेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नाउ द मोस्ट apparent चेंज ड्यूरिंग द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ होमो सेपियंस इज ट्रेस्ड इन वॉकिंग अपराइट। तो आप लोगों ने देखा होगा, हिस्ट्री की बुक्स वगैरह में बना होता है कि स्टेजेस बने होते हैं कि कैसे हमारा डेवलपमेंट हुआ। तो उसमें बना होता है कि सबसे पहले हम ऐसे झुक के चलते थे, फिर थोड़ा स्ट्रेट करके आपने देखा होगा इमेज बनता है। तो ये वही इमेज से क्वेश्चन आया है कि होमो सेपियंस में ऐसा एपेरेंट चेंज हमने क्या देखा अभी तक। एपेरेंट चेंज आप ध्यान रखेंगे एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के टाइम होमो सेपियंस में। सो आंसर इज वॉकिंग अपराइट। हमने देखा कि वो पहले झुक के चलते थे और कैसे कैसे धीरे 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 स्ट्रेट हो गए।
So this will be your answer. Next question. Insulin with the help of biotechnology is first produced by which company? This company is known as Eli Lilly company. 1982 में इन्होंने एक आर्टिफिशियल इंसुलिन बनाया था जिसका नाम इन्होंने ह्यूमिलिन रखा था. ह्यूमन इंसुलिन, सो ह्यूमिलिन. ओके, तो इनको क्या ज़रूरत ऐसी पड़ गई बनाने की? हुआ क्या कि जब भी क्या होता था, डायबिटीज़ जिन पेशेंट को होता है उन्हें इंसुलिन इंजेक्ट करना पड़ता है. तो इंसुलिन को हमने फिर बोला कि हम कहाँ से इंसुलिन इंजेक्ट करेंगे इतने लोगों को. तो पहले हम लोगों ने एनिमल्स के इंसुलिन लेके और इंजेक्ट करना स्टार्ट किया. बट उससे क्या हो रहा था, लोगों को एलर्जिक रिएक्शंस हो जा रही थी, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, इचिंग हो रही थी, डिफरेंट अलग अलग बीमारियां निकल रही थी. तो फिर उसके बाद एली लिली कंपनी दे डिसाइडेड कि नहीं, हम खुद से एक इंसुलिन ऐसा बनाते हैं जिसमें ऐसी प्रॉब्लम ना हो. तो उन्होंने इंसुलिन बनाया था जिसका नाम उन्होंने ह्यूमिलिन रखा. एंड ह्यूमिलिन इंसुलिन जो होता है बेसिकली, ये आप याद रखेंगे किस डिजीज़ में यूज़ होता है, डायबिटीज़ के लिए यूज़ होता है. वेरी इंपॉर्टेंट दिस इंसुलिन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच टेक्निक is safest for the detection of cancer? Which technique is safest for the detection of cancer? Answer is MRI. बहुत सारे तरीके हैं कैंसर को डिटेक्ट करने के. बहुत सारे डिफरेंट रेज आपने सुने हैं यूज़ किए जाते हैं, एक्स रेज वगैरह, टू डिटेक्ट कैंसर. बट MRI इज़ द बेस्ट, क्योंकि बाकी सबसे क्या होता है, दे डैमेज योर बॉडी पार्ट्स. बट MRI ऐसा नहीं है. MRI का फुल फॉर्म याद रखेंगे, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग. ये ऐसा नहीं है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. लेट्स कम टू नेक्स्ट स्लाइड. ओके, इसे हम थोड़ा जूम कर लेते हैं. If for some reason the parietal cells of the gut epithelium become partially non-functional, what is likely to happen? Partial cells जो होते हैं, एक मिनट गाइस, रियली वेरी सॉरी. पार्शियल सेल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं. पार्शियल सेल्स पेप्सिन के हेल्प से प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं. तो क्या होगा, ऑब्वियसली पार्शियल सेल्स जब नॉन फंक्शनल हो जाएंगे तो प्रोटीन्स विल नॉट एडिक्वेटली हाइड्रोलाइज्ड बाय पेप्सिन इनटू पेप्टोन्स एंड प्रोटियोज. प्रोटीन्स जो है पेप्टोन्स एंड प्रोटियोज में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी. तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. Signals from fully developed fetus and placenta ultimately leads to parturition, which requires the release of ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मेटरनल पिट्यूटरी. इसमें एक प्रॉब्लम है गाइस, क्या होता है, ऑक्सीटोसिन सबको याद रहता है, बट ऑक्सीटोसिन क्योंकि ये सिग्नल फीटस दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि फीटस से ही ये ऑक्सीटोसिन रिलीज़ हो रहा है. नहीं, ये ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है फ्रॉम मेटरनल पिट्यूटरी. कहाँ से रिलीज़ होता है, मेटरनल पिट्यूटरी से. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन यूकैरियोटिक सेल्स RNA splicing, RNA capping takes place inside the. Obviously इसका आंसर न्यूक्लियस होगा. इट्स वेरी इजी क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन ह्यूमन फीमेल द ब्लास्टोसिस गेट्स इम्प्लांटेड इन एंडोमेट्रियम. तो यहाँ से आप एक चीज़ और याद रखेंगे कि एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट होता है. बाय विच सेल्स. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट के एग्ज़ाम्स वगैरह में भी आता है. सो इसका आंसर हो जाएगा ट्रोफोब्लास्ट सेल्स. द हीमोग्लोबिन कंटेंट इन पर 100 ml ऑफ ब्लड ऑफ अ नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन एडल्ट इज. 100 ml ऑफ ब्लड में कितना होता है ये बताना है. आंसर इज 12 to 16 ग्राम्स होता है एडल्ट में, जो कि हेल्दी हो. नेक्स्ट क्वेश्चन. द एग्जाम्पल ऑफ एंडोमाइकोराइजा. माइकोराइजा आपने सुना है, एक एसोसिएशन होता है हायर प्लांट्स के साथ अगर किसी भी बैक्टीरिया का, तो उसे माइकोराइजा कहते हैं. बट दिस इज़ एंडोमाइकोराइजा. एंडो मतलब इनसाइड. अगर कोई अंदर रह के ऐसा कोई रिलेशन बना रहा है, कोई एसोसिएशन बना रहा है विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, तो उसका एग्जाम्पल क्या होगा. सो एग्जाम्पल इज ग्लोमस. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन.
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिजिक्स से रिलेटेड है। टू पैरेलल मेटल प्लेट्स हैविंग चार्ज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू फेस ईच अदर एट अ सर्टेन डिस्टेंस बिटवीन देम। इफ द प्लेट्स आर नाउ डिप्ड इन अ केरोसिन ऑयल टैंक, द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट विल। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि टू पैरेलल मेटल प्लेट से एक प्लेट ये हो गया, दोनों के बीच में एक डिस्टेंस है, ठीक है। उन्होंने फिर कहा कि अगर हम इसी को एक टैंक में, हमने केरोसिन ऑयल रखा है और उसमें हम डिप कर देते हैं इसको, इस दोनों को, तो हमें बताना है कि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा होगा, E इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। मैंने यहाँ पे भी वो फार्मूला लिखा हुआ है, E इज इक्वल टू सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट, जब भी हम किसी भी, एप्सिलॉन नॉट का तभी यूज़ होता है जब वैक्यूम में ना हो। पहले वैक्यूम में था तो एप्सिलॉन नॉट का कोई वहाँ पे रोल नहीं था, लेकिन अभी केरोसिन ऑयल में है तो एप्सिलॉन नॉट उसके वजह से डिक्रीज होगा। एप्सिलॉन नॉट विल डिक्रीज एंड एप्सिलॉन नॉट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कैपिटल ई, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल इंक्रीज, ठीक है, ऐसा है। बट यहाँ पे क्या बोला गया है, केरोसिन ऑयल है, तो केरोसिन ऑयल के केस में क्या होता है कि हमारा जो एप्सिलॉन नॉट होता है केरोसिन के केस में वो इंक्रीज होता है। ऑब्वियसली सी बात है, अगर आप दो प्लेट्स रखे हो, उसके बीच में कुछ नहीं है, कहीं डिप भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो बहुत नॉर्मली वर्क करेगा। बट अगर आपने उसको केरोसिन ऑयल के टैंक में डाल दिया है, जनरल सी बात है, कोई स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, कहीं ना कहीं उसे प्रॉब्लम आएगी अपने वर्क को प्रॉपरली करने में। तो उसी वजह से, तो ये जो हमने जो प्रॉब्लम्स है, एप्सिलॉन नॉट इज़ द प्रॉब्लम जो कि हमने इंक्रीज़ कर दिया है, तो उसके वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिक्रीज। सो योर आंसर विल बी डिक्रीज, ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा। Next question. A ray of light is incident on a prism at minimum deviation point. The angle of refraction at the first face of the prism is. हमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना है। यहाँ पे मैंने बहुत डिटेल में समझाया है, मुझे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मैंने समझाया हुआ है बहुत अच्छे से। आप देख सकते हैं कि 30 डिग्री, दिस इज़ द आंसर। आया कैसे, आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया गया था जब आपको प्रिज्म पढ़ा रहे थे, दैट ए इज इक्वल टू R1 प्लस R2। और ये R1 R2 कौन सा एंगल होता है मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि ये प्रिज्म है, ठीक है, यहाँ से लाइट ऐसे जा रही है, यहाँ से डेविएट हुई और वो ऐसे रिफ्रैक्ट हो गई, तो दिस इज़ द पाथ ऑफ द लाइट। तो जो आपके पास एक ये एंगल है और ये एंगल है, दिस इज़ R1 एंड R2, ओके, क्लियरली समझ गए आप, दिस इज़ R1 एंड दिस इज़ R2। तो आपको कहा गया कि दो आपको फॉर्मूला वहीं से हमारा बन के आया था कि A इज़ इक्वल्स टू R1 प्लस R2। तो अब आप क्या करेंगे, R1 प्लस R2, आपको पता है यहाँ पे R सेम है, ओके, और R1 प्लस R2 इज इक्वल है, दोनों R1 और R2 इक्वल है, तो इसको हम 2R भी लिख सकते हैं, 2R भी लिख सकते हैं, है ना। सो A इज इक्वल टू, अब हमारे पास कितना हो गया 2R। बट हमसे क्या पूछा है निकालने को, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो R ही है ना, तो हमको तो R निकालना है। तो हम लिखेंगे R इज इक्वल्स टू A/2, और A हमें कितना दे रखा है, A कौन सा एंगल होता है मैं आपको बताती हूँ। ए होता है ये वाला एंगल, ये प्रिज्म है, ये वाला एंगल होता है ए, ठीक है। तो ए जनरली अगर आपको किसी भी प्रिज्म का एंगल ना दे रखा हो तो आप उसे इक्विलेटरल ट्रायंगल के तरह अज्यूम करेंगे। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में साइड्स होते हैं 60 डिग्री का, मतलब आपके पास ए जो है वो 60 डिग्री है, ठीक है। सो R इज इक्वल्स टू A/2, दैट इज 60/2, और डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा
30 degree. Okay, this will be your answer, 30 degree. Yeah, and this is the whole explanation. Okay, let's come to the next slide. What happened? Wait. Yeah. So the speed of a projection at the maximum height is half of its initial speed. तो प्रोजेक्टाइल का जो स्पीड है उसके मैक्सिमम हाइट पे वो हाफ हो गया है उसके इनिशियल स्पीड से. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका इनिशियल स्पीड 40 है तो मैक्सिमम हाइट पे जाके इनिशियल स्पीड 20 हो जा रहा है. तो आपको बताना है उस टाइम पे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा. तो यहाँ पे हमें दो चीज़ों को रिलेट करना है, दैट इज़ द स्पीड एंड द एंगल. तो आप कैसे रिलेट करोगे? वेट, आपको क्या करना है, v इज इक्वल्स टू वी नॉट कॉस थीटा. ये ज़ीरो नहीं है कॉस के बाद, वो कॉस थीटा है. ये जो है वो कॉस थीटा है, उसको सही कर लेंगे, एक मिनट. या वो कॉस थीटा है, यहाँ पे भी थीटा है, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, एंड ये भी थीटा है. ओके, सो कॉस थीटा है. हमारे पास है इक्वेशन आता है ये v इज इक्वल्स टू वी नॉट कॉस थीटा. तो यहाँ पे बोला है कि v हाफ हो गया, इनिशियल स्पीड हमारा हाफ हो गया, तो हम v को लिख देंगे ना कि v/2 हो गया वो. तो जब v/2 हो गया तो v/2 इज इक्वल्स टू वी नॉट कॉस थीटा. ओके, हमें निकालना क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यहाँ पे थीटा है, हमें थीटा ही तो निकालना है. तो हम लिख सकते हैं ना अब इसको कि कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/2. क्या लिखेंगे हम लोग, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2. कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2. और कॉस की वैल्यू 1/2 कब होती है, थीटा की वैल्यू 1/2 तब होती है जब हम थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री लेते हैं. दैट्स इट. तो इसका आंसर 60 डिग्री आ जाएगा. आपको कोई इतने बहुत बड़े भारी भरकम न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे. ओके, सो डोंट टेक टेंशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. A particle moves in xy plane according to rule x is equals to a sin cot and y is equals to a cos omega t. The particle follows. तो ये दो इक्वेशंस हैं, एक ये x वाला और एक y वाला. तो इन दोनों में से एक इक्वेशन के वजह से पार्टिकल जो है हेलिकल मूव करेगा, और एक जो दूसरा इक्वेशन बच गया उसके वजह से पार्टिकल कैसे मूव करेगा, स्ट्रेट. सो दिस इज लाइक अ सर्कुलर पाथ. वो क्या बनाएगा, सर्कुलर पाथ बनाएगा. ये थ्योरी है, इसमें कोई ऐसा लॉजिक नहीं है जो मैं आपको बता सकती हूँ. इट इज़ अ थ्योरी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ अ डायमैग्नेटिक एटम इज इक्वल टू ज़ीरो. गाइज ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ये आप बताएंगे कि ये इक्वल टू ज़ीरो कैसे आता है, मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है. ओके, next question. For the construction of nuclear bomb, which substance is taken, that is U-235 and F-14. F-14 मेनली ऑप्शंस में नहीं रहता है, आप उसे हटा भी सकते हो, बट इम्पॉर्टेंट वन इज दिस वन, U-235. ओके, एंड U-235 में U का जो फुल फॉर्म है दैट इज यूरेनियम. Next question. Energy obtained when 1 gram mass is converted into energy is. So answer is 9 into 10 raised to power 13 joule. This is like, ये theory है, इसमें कोई explanation नहीं है. Next question we have. In the nuclear reactor the function of moderator is to. मॉडरेटर क्या करता है, वहाँ पे न्यूट्रॉन्स जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं उनको स्लो डाउन करता है. Okay, very important. In the forward biased p-n junction the potential barrier, ये सेमीकंडक्टर्स का क्वेश्चन है, ये थ्योरी का जनरल सा पार्ट है कि p-n जंक्शन में क्या होता है कि p जंक्शन में होल्स की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी कम होती है, एंड n जंक्शन में ऑपोजिट होता है. n जंक्शन में क्या होता है कि एन जंक्शन में इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और होल्स की क्वांटिटी कम होती है. आप लोग याद रखेंगे.
ठीक है। तो पीएन जंक्शन का जब फॉरवर्ड बाइजिंग करते हैं, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ अटैच होता है, नेगेटिव नेगेटिव के साथ, उस टाइम पे पोटेंशियल बैरियर पी और एन जंक्शन के बीच का गैप वो डिक्रीज हो जाता है। और अगर पूछेगा यहाँ पे रिवर्स्ड बाइसिंग करते हैं तो उस टाइम पे इंक्रीज हो जाएगा। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, यहाँ पे मेनली बायो के ही क्वेश्चन मुझे नज़र आ रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लार्ज ब्लड वेसल दैट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, दैट इज़ आर्टरी, है ना। आर्टरी ब्लड को दूसरे जगह पे पहुँचाती है, क्लीन मतलब साफ ब्लड को लेके जाती है। लेकिन एक ऐसी आर्टरी है जो साफ ब्लड को नहीं लेके जाती है, और आप बताओगे मुझे उसका नाम क्या है। उसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। एंड वेन जो है वो गंदी ब्लड को लेके जाती है, इम्प्योर ब्लड को लेके जाती है हार्ट के पास। बट एक ऐसी वेन है जो प्योर ब्लड को कैरी करती है, दैट इज़ पल्मोनरी वेन। आप याद रखेंगे इसे, मैं डबल सर्कुलेशन भी अच्छे से पढ़ा दूंगी आप लोगों को। नेक्स्ट देखूंगी, विच इज़ अ मेंबर ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। एक्चुअली ये क्वेश्चन आया था इस तरीके से, विच इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो विटामिन B1 B2 B3 B4 ऐसे लिखा हुआ था। तो आपको मैं बता दूं कि विटामिन बी जो है उसमें टोटल 8 कॉम्प्लेक्सेस है। विटामिन B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 एंड B17। ओके, सो विटामिन B1, आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि विटामिन B1 का केमिकल नेम क्या है, तो आप याद रखेंगे विटामिन B1 का है थियामिन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 नियासिन, विटामिन B5 पैंटोथेनिक एसिड, विटामिन B6 का 3 नाम है पायरिडॉक्सिन, बायोटिन एंड फॉलिक एसिड, एंड विटामिन B12 साइनोकोबालामिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फंजाई आर प्लांट्स दैट लैक। तो आपको पता है फंजाई में क्लोरोफिल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट मेक्स अ रेप्टाइल अ रेप्टाइल। रेप्टाइल में ऐसी क्या खासियत है कि हम उसको रेप्टाइल ही बोलते हैं। सो द आंसर इज रेप्टाइल हैव एग लेइंग होता है, वो एग लेज करते हैं, इसलिए उन्हें रेप्टाइल कहते हैं। एक और इससे ये एनिमल किंगडम से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन आया था एनिमल किंगडम से, दैट व्हाट मेक्स आर्थ्रोपोडा आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा आपको पता है कि इट इज़ अ लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। एंड आर्थ्रोपोडा में क्या होता है, जॉइंट अपेंडेजेस होते हैं। बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ब्लड वेसल्स हैव द स्मॉलेस्ट डायमीटर। वेरी इजी क्वेश्चन, आंसर इज कैपिलरीज। नेक्स्ट, विच ऑर्गन ऑफ अ बॉडी प्रोड्यूसेस द फ्लूइड नॉन एज बाइल। तो बाइल को कौन, आप ध्यान से देखिए की वर्ड मैं आपको बता रही हूँ, प्रोड्यूस कौन करता है पूछा है, आंसर इज लिवर। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि स्टोरेज कौन करता है बाइल का, स्टोरेज कौन करता है, तो आप आंसर वहाँ पे लिवर नहीं लिखेंगे, देन योर आंसर विल बी गॉल ब्लैडर। ओके, आप इस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैक्सीनेशन वॉज स्टार्टेड बाय एडवर्ड जेनर, या फिर क्वेश्चन आ सकता है फादर ऑफ वैक्सीन्स, एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ, या प्रोटीन्स आर द पॉलीमर ऑफ, आंसर इज अमाइनो एसिड। Let's move to the next slide. Greatest number of sweat glands are present in the part of the body, human body। कहाँ present होता है, सॉरी गाइज यहाँ पे स्वीट ग्लैंड हो गया, आप उसको सही कर लेंगे, इट इज़ स्वेट ग्लैंड नॉट स्वीट ग्लैंड। ओके, तो इसका आंसर है पाम ऑफ आवर हैंड्स। आप देखते हो, आप कभी प्रेयर कर रहे हो हाथ जोड़ के, या अपने फ्रेंड का आपने हाथ पकड़ रखा है, या फिर आपने कुछ, मतलब हाथ आपके दोनों एक साथ जॉइंटेड होते हैं, जब भी आप देखोगे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है वहाँ पे। तो आपके सबसे ज़्यादा स्वेट ग्लैंड्स पाम में ही होते हैं आपके हैंड्स के, इसलिए वहीं पे सबसे ज़्यादा स्वेटिंग होती है। सो सिंपल, आप थोड़ा लॉजिक लगाएंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ट इज मेड अप ऑफ विच मसल्स, विच टाइप ऑफ मसल्स।
उस मसल्स को कार्डियक मसल्स कहते हैं, जो कि स्ट्राइटेड होता है एंड इनवॉलेंट्री होता है। इनवॉलेंट्री मतलब जो हमारे बस में नहीं है। ऑब्वियसली हार्ट बीट को हम ऐसा नहीं कि जब चाहे तब रोक सकते हैं, दे आर इनवॉलेंट्री। एंड स्ट्रेटेड, इसमें स्ट्रेशंस होती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरगोविंद खुराना हैज़ रिसर्च्ड ऑन। हरगोविंद खुराना ने जेनेटिक कोड पे रिसर्च किया था, उन्होंने अंडरस्टैंडिंग की थी कि इतने कोडॉन्स हैं, तो हम इसको ट्रिपलेट में अगर देखेंगे तो हमारे पास टोटल 64 कोडॉन्स हो जाएंगे। ठीक है, तो आंसर विल बी हरगोविंद खुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेम द कोरोना वायरस दैट किल्स ह्यूमन। कोरोना वायरस जो कि ह्यूमंस को मारी, मतलब कोरोना वायरस के बहुत टाइप्स है। मैंने आपको फुल फॉर्म में भी बताया था, MERS एक और बताया था, एंड SARS सार्स भी बताया। तो कोरोना वायरस, ह्यूमंस को कौन सी कोरोना वायरस मारी, दैट इज सार्स, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ओके, आपको फुल फॉर्म्स में भी मैंने ये कराया हुआ है प्रीवियस वीडियो में, आप लोग ध्यान रखेंगे, पीछे का भी रिवाइज करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट्स। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन कहाँ पे स्टार्ट होता है, आंसर इज स्टमक, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, नेम द एसिड सिक्रीटेड इन द स्टमक। वेरी इजी क्वेश्चन, आंसर इज HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन रिलीज करता है, कौन से सेल्स रिलीज करते हैं, आंसर विल बी पेराइटल सेल्स, आंसर इज पेराइटल सेल्स। मैं लिख नहीं पा रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, आप वही लिख लेंगे, आंसर इज पेराइटल सेल्स। सो या गाइज, ये हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस थे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप इन्हें प्लीज़ ध्यान देंगे। और जो यहाँ पे मैंने ये इम्पॉर्टेंट वन बताए हैं फिज़िक्स के, आप उसे स्पेशली देख लेंगे, उस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो ये हमारा सेकंड पार्ट जनरल साइंस का कंप्लीट होता है गाइज। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इट। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट डाउन आपको और कौन सी टॉपिक्स पे चाहिए, टर्न ऑन नोटिफिकेशंस एंड कीप सपोर्टिंग। वंस अगैन थैंक यू वेरी मच।